हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूँ। इस आधुनिक भारत में मैंने अभी तक आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को आज 7वां चैप्टर का अंतिम वीडियो बता रहा हूँ। इसमें 3 वीडियो हमने बनाया, जिसमें कंपनी का संवैधानिक विकास था और यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। वैसे कल बहुत सारे दोस्तों का रिप्लाई भी बहुत अच्छा आया था, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्त आप इसको कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे ही कमेंट करें तो अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग कंपनी का संवैधानिक विकास को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद आगे का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज बात करते हैं कंपनी का संवैधानिक विकास के बारे में। इसके बारे में हमने आपको पहले बता रखा है कि कैसे कंपनी के संवैधानिक विकास के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने आपको बताया था कि भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात इसी एक्ट के तहत 74 में की गई थी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, जहां से भारत में द्वैध शासन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1793 का एक्ट आया। इसके ठीक 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने के परिणाम स्वरूप भारत में ही उसका असर दिखा और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने का प्रयास किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्ण रूप से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये हमने पढ़ा था और इसी में हमने बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में आपको बताया था, जहां से भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है और ये पूछा जाता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हम याद रखते हैं कि डलहौजी था। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जो 1857 की क्रांति के बाद ही आता है और इसे इलाहाबाद में मिंटो पार्क में पढ़ा जाता है, जहाँ पे पढ़ने वाला कैनिंग होता है। उसके बाद 1861 की हमने चर्चा की थी, भारतीय परिषद अधिनियम, जहाँ पर पहली बार द्विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, यानी विभागीय प्रणाली जिसको कहते हैं हम लोग, डिपार्टमेंटल सिस्टम कहते हैं, इसकी प्रणाली की शुरुआत होती है, ये भी बताया था। और 1892 में भी हमने चर्चा की थी कि वहाँ पे कुछ अधिकार भी हमें पूछने को मिल गए थे। इसके बाद दोस्तों आज हम लोगों को मुख्य रूप से 4 अधिनियम के बारे में पढ़ना है। एक भारत परिषद एक्ट, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, 1919, और इसी को हम लोग एक दूसरे नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? तो भारतीय परिषद एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और आगे चर्चा करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके बाद भारत जो ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया का जो एम्पायर था, वो 2 हिस्सों में बट गया। 2 डोमिनियन स्टेट्स की शुरुआत हुई, एक भारत तो दूसरा पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, अगर आप वीडियो से जुड़े हुए हैं
और देख रहे हैं तो अंतिम तक वीडियो देखने का प्रयास करना, क्योंकि अंतिम तक देखोगे तभी जाके कंसेप्ट क्लियर आपका हो पाएगा। चलिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं क्लियर बता दूं आपको स्पष्ट तौर पे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 किस नाम से और जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्योंकि उस समय मार्ले जो था वो भारत का सचिव था और मिंटो जो था भारत का वायसराय था, और इन्हीं दोनों को मिला करके यह अधिनियम आया था सहयोग से। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं पहले ही बताता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पृथक चुनाव प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी हिंदू और मुस्लिम की। तो वो अधिनियम जो था 1909 ही था। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ से पूछे जाते हैं, और इसके माध्यम से, इसी अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूत कर दिया था। क्योंकि आपको थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बैकग्राउंड पता होगी तो आपको पता होगा कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जो एक बढ़ावा था मुस्लिमों के लिए। और वहीं से अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाते हैं, जिसको सुधार का नाम देते हैं, जबकि ये भारत में एक अभिशाप था, और गांधी जी ने बहुत अच्छा ही इस पर एक कमेंट भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा गया इसमें। कह रहा है कि इस अधिनियम से विधान परिषद की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। आपने पढ़ा है कि 1892 का जो अधिनियम था उसमें विधान परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई, तो यहाँ पर उसमें परिवर्तन किया गया और विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार में वृद्धि हुई, और अब सदस्यों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी हमारे लिए, क्योंकि पहले हमें क्या था, केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, बहस करने का अधिकार नहीं था उस पर। ठीक है, 1892 में। अब हमें क्या हो गया, बहस करने का भी और पूरक प्रश्न, विपरीत प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया इस पर अधिनियम के माध्यम से। अगला कह रहा है कि 1909 ईस्वी का अधिनियम अपने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अस्थायी रूप से बैर भाव को आरोपित कर दिया। इस अधिनियम के बारे में गांधी जी ने कहा था कि अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यही वो चीज था जो भारत में पृथक चुनाव की बात की गई थी। मैंने लिखा भी है, पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, यानी हिंदुओं के लिए हिंदू और मुसलमानों के लिए मुसलमान की व्यवस्था की गई। जो सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि पृथक चुनाव प्रणाली की बात कब की गई थी, 1909 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। यहाँ से 6-7 क्वेश्चन कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं, जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ आपको। तो मैंने बता ही दिया। तो एक याद रखना कि पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था यहीं से हुई थी, और गांधी जी ने इसी को कहा था सर्वनाश कर दिया इस अधिनियम में, यानी हिंदू और मुस्लिम को इसने बांटने की नींव रख दिया। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को बांटेगा। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा उसमें बौद्ध, जैन और सिख को हिंदू संप्रदाय से अलग किया जाएगा, और 35 के अधिनियम में हिंदू को हिंदू से ही बांटने का प्रयास किया जाएगा, जिसका गांधी जी बड़ी विरोध करेंगे। तो यह था दोस्तों अंग्रेजों की नीति। अब देखिए, इस एक्ट के तहत मताधिकार यानी मत देने का अधिकार संपत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया कि किसके पास कितना संपत्ति है उसके आधार पर वो वोट देगा। तो अब बताइए कि दोनों के लिए बराबर होना चाहिए था। उस समय हमारे देश में दो धर्म के लोग थे मैक्सिमम, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो अगर हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि संपत्ति ही मत देने का अधिकार होगा, तो मान लीजिए कि हमने ये मान लिया कि अगर किसी के पास 20,000 की संपत्ति है तो वोट दे सकता है, तो दोनों कौम को बराबर मिलना चाहिए। हिंदू और मुसलमान के पास, किसी भी व्यक्ति के पास अगर 20,000 की संपत्ति है तो उसे मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने ये तो निर्धारित कर दिया कि मताधिकार संपत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया, लेकिन हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की संपत्ति की योग्यता को कम रखा गया, यानी मुसलमान के लिए कम और हिंदुओं के लिए ज़्यादा रखा गया। तो क्या बताइए दोस्तों, ये उचित था या नहीं? बिल्कुल ही हमारे लिए उचित नहीं था। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह अधिनियम भारत के सर्वनाश के लिए था। भारत में दो कौम को स्थापित कर दिया, दो धर्मों को स्थापित कर दिया, जो अभी तक हम एक साथ होकर के आ रहे थे। हालांकि इस अधिनियम का मूल उद्देश्य जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही था कि भारत में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद, जब हम आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बढ़ता हुआ जो राष्ट्रवाद जो था ना पश्चिम बंगाल में, उस राष्ट्रवाद को रोकने का प्रयास अंग्रेजों का ये था कि किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया जाए ताकि राष्ट्रवाद जो है आगे ना निकल पाए और इसी में ये लोग उलझ करके रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक पढ़ा 1909 का अधिनियम। अब हम बात कर रहे हैं 1919 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से 2 या 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1919 में आया था। यह भी वही है कि यहाँ पर भी चेम्सफोर्ड जो था हमारे देश का वायसराय था, मॉन्टेग्यू जो था हमारे सचिव था, और दोनों के नामों के साथ ही ये प्रक्रिया आई थी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में, प्रांत मतलब स्टेट, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, दोहरा शासन लागू किया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ही प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। याद रखिए दोस्तों, और यहीं से द्विज सदन की शुरुआत होती है, यानी ये कहिए कि आज का जो हमें लोकसभा और राज्यसभा दिखाई देता है उसकी नींव शायद इसी अधिनियम के अंतर्गत रख दी गई थी हिंदुस्तान में। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 क्वेश्चन बने, और इससे अलावा एक्स्ट्रा बन जाए तो अलग बात है, वरना ये 3 तो महत्वपूर्ण हैं ही। और चौथा कि इस अधिनियम के माध्यम से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को भी पृथक चुनाव प्रणाली के तहत अलग करने का प्रयास किया गया। 9 में तो मुसलमानों को, बाकी बचे तो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कह रहा है कि केंद्र में द्विज सदन विधानसभा, राज्य परिषद और विधानसभा की व्यवस्था की गई। कहाँ पे? केंद्र में। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, जो आज हमारे यहाँ 5 साल है। राज्य परिषद यानी उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहते हैं, उच्च सदन की सदस्यता 60 रखी गई थी, जो आज 250 है। और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन जो लोकसभा है में 145 रखी गई थी, जो आज 552 है, जो अभी वर्तमान में 545 है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों प्रक्रिया इसी अधिनियम में रखी गई। अगला कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक विस्तृत कर दिया गया। आ गई बात ना कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन का दायरा जो 1909 में लाया गया था केवल मुस्लिमों के लिए, उसको बढ़ाकर सिख और बौद्ध और जैन को भी किया गया था। इसमें नहीं लिखा गया है, बौद्ध और जैन को भी शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला कर रहा है कि केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए केंद्र और प्रांतीय विषय को अलग अलग 2 तालिका में बांट दिया गया। यहीं से द्वैध शासन की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी एक ही जगह पर कुछ विषय हैं जिसको दोहरा शासन कहा गया, दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं, वरना मैं भी समझाऊंगा आपको, बिल्कुल समझ में आएगा कि द्वैध शासन क्या था। अब कह रहा है कि केंद्रीय विषय पर गवर्नर जनरल परिषद कानून बना सकता था। प्रांतीय महत्व के विषय पर कार्यकारिणी, गवर्नर कार्यकारिणी तथा विधानमंडल की सहमति से कानून बनाया जाता था। अब देखिए, कह रहा है कि विषय को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय है। तो कौन सा विषय? राज्य का ही विषय है। जैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, हमने यहाँ पे एक बीच में डिवाइडर कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो विषय हैं वो कुछ केंद्र का विषय है, और ये जो विषय, मतलब विषय सब एक ही है, टोटल विषय क्या है? एक ही है, लेकिन हमने कहा कि उसी विषय में से कुछ विषय केंद्र को दे दिए और कुछ विषय हमने क्या किया? राज्य को दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसी विषय में, जैसे मान लीजिए हम किसी स्टेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब किसी स्टेट में मान लीजिए कि एक विषय पुलिस विभाग भी है, एक विषय उस स्टेट का
क्या बोलते हैं, अस्पताल भी है, यानी स्वास्थ्य विभाग भी है। उसी स्टेट का एक विषय विदेश विभाग भी है। उसी स्टेट का एक विषय क्या है, टैक्स वसूलने वाला है। अब टोटल 4 विषय हो गए। अब इसमें से मान लीजिए विदेश विभाग है और टैक्स वाला जो विभाग है वो हमने क्या कर दिया, केंद्र को दे दिया कि अब इस पर कौन निर्णय लेगा दोस्तों, केंद्र निर्णय लेगा 2 विषय पे। और बाकी के जो विषय थे जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे वो किसको, राज्य को दे दिया गया। अब उस पर राज्य निर्णय लेगा। तो अब बताइए विषय किसका है, टोटल विषय तो राज्य का है, लेकिन उसी राज्य पे अब कौन निर्णय ले रहा है, कुछ केंद्र भी निर्णय ले रहा है और कुछ राज्य भी निर्णय ले रहा है। जो केंद्र को दिया गया उसको हमने हस्तांतरित कर दिया, हस्तांतरित कर दिया कि हम उन्हें हस्तांतरित कर रहे हैं, और जो राज्य को विषय दिया गया उसे आरक्षित कर दिया गया। इसी टोटल प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं द्वैध शासन कहते हैं, यानी दोहरा शासन, यानी एक ही जगह पर 2 व्यक्तियों का शासन। तो आपने देख लिया ना कि कैसे एक जगह पे 2 व्यक्तियों का शासन हो रहा है, एक केंद्र सरकार भी शासन कर रही है और एक राज्य सरकार भी शासन कर रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था, ठीक है। अब कह रहा है कि सदस्यों द्वारा प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति, उन्हें प्रश्न पूछने तथा पूरक प्रश्न और अकाल्पनिक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। मतलब हर प्रकार से प्रश्न पूछने का यहाँ पे अधिकार मिल गया। बजट के कुछ मुद्दे सभा के मतों पर निर्भर थी, कुछ मुद्दों पर बहस हो सकती थी और कुछ पर बहस नहीं भी हो सकती थी, कुछ तो अधिकार मिला। और जो विषय था दोस्तों उसे प्रांतीय विषय को 2 भागों में संरक्षित किया गया, एक तो संरक्षित और एक हस्तांतरित, जो मैंने बताया विभाजित कर दिया गया। सुरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर कर रहा था, जबकि परिषद के मनोनीत सदस्यों द्वारा, और हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर निर्वाचित मंत्रियों के साथ मिलकर करता था, यानी एक राज्य करता था और एक केंद्र करता था। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे द्वैध शासन की प्रक्रिया शुरू हुई। याद रखिएगा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है कि मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी। आज भी हमारी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल और भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थी। ये वही कार्यकारिणी परिषद है जो हमारे गवर्नर जनरल की मदद के लिए हमने शुरू में 4+1 बाद में 3+1 करके ऐसे बढ़ाते आ गए थे। प्रांतों में एक सदनीय विधानसभा का निर्माण भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 10 वर्षों के बाद संवैधानिक प्रगति की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी प्रावधान के आधार पर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था, जो भारत में आया था 27 में, ठीक है जी, फरवरी 1927 को। कहने का मतलब यह है कि ये संविधान बन गया, सब कुछ हो गया, अधिनियम आया, इसमें यह निर्णय किया गया कि अगर संवैधानिक प्रक्रिया बेहतर काम करेगी तो ठीक 10 साल बाद हम क्या करेंगे, इस पर फिर से कोई संशोधन करके नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। और ठीक उसी के बाद ऐसा ही प्रक्रिया हुआ कि 27 में, हालांकि देखिए 1919 में आया है तो 10 साल का नियम बनाया जा रहा है तो 1929 होना चाहिए, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन की अध्यक्षता में इसका गठन कर दिया गया, क्योंकि लंदन में चुनाव होने वाला था तो इससे पहले ही ये व्यवस्था कर दी गई थी। और इसमें कुछ मूल कारण था जिस कारण की वजह से हम लोगों ने भारत में इसका विरोध किया और इसका नारा भी दिया था, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया था। तो दोस्तों हम जब नेशनल मूवमेंट करेंगे तो साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इसको भारत में विरोध किया गया, क्या वजह था विरोध करने का। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 2 पढ़ लिया, 1909 और 1919 का अधिनियम। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि इस अधिनियम में भारत सरकार के लिए संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई, मतलब एक संघ बनाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जो पहले भी चला आ रहा था। कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में 250 प्रतिनिधि प्रांतों और 125 प्रतिनिधि देशी रियासतों से होने थे। मताधिकार का विस्तार किया गया, परंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा कुछ समुदायों को अधिक महत्व दिए जाने की परंपरा बनी रही अभी भी। अब मत के अधिकार में भी विस्तार किया गया, सारा चीज का विस्तार किया गया, लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष अधिकार अभी भी बना रहा। संघीय न्याय विधायिका के कानून बनाने की शक्ति सीमित थी। केंद्र और प्रांतों के बीच जो विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया उसके तहत संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 53 विषय शामिल किए गए। अवशिष्ट विषय
वायसराय को पास रखा गया। जो स्पेशल पावर था वो किसके पास रख दिया गया? वायसराय के पास। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। संघीय विषयों को दो भागों, संरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा कि कहाँ पे द्वैध शासन लागू किया था? केंद्र में, सॉरी पहले का प्रांतों में लागू किया गया था, अब कहाँ कर दिया गया? केंद्र में। दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर उनको क्या किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया। ब्रिटेन स्थित गृह सरकार की संरचना में परिवर्तन किया गया और ब्रिटिश और इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, बल्कि इसके ऊपर ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल की परिषद भी काम करती थी। ठीक है दोस्तों, तो संघीय न्यायालय की बात की गई और उसके ऊपर एक वहां पे महारानी को रखा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में इतने किंतु परंतु थे, मतलब बहुत सारा इधर उधर का नियम था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। कहा ना कि इंजन तो है लेकिन कई साल इसमें ब्रेक है, एक ब्रेक नहीं है। कोई ये ब्रेक लेकर बैठा हुआ है, कोई दूसरा ब्रेक लेकर बैठा हुआ है, कोई तीसरा ब्रेक लेकर। खाने का मतलब कि हर लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार देकर संतुष्ट तो किया गया, लेकिन सभी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। इसीलिए अनेकों ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित, इंजन बिना इंजन का मशीन है ये, जिसमें कोई इंजन ही नहीं है लेकिन ब्रेक बहुत है। ये कहा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरे अधिनियम के बारे, इस 35 के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। कह रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान किए जाने के लिए एक योजना तैयार की, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा दो डोमिनियन स्टेट्स के रूप में भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जानी थी। यानी अब भारत को विभाजित करने का नियम आ गया, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देशी रियासतों को दोनों में से किसी भी डोमिनियन में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। मतलब कहा गया कि एक तो जितने भी ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत लोग हैं उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक भारत और एक पाकिस्तान के रूप में। और जो स्वतंत्र रियासतें हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी रियासतें थी, उनको ये खुली छूट होगी कि उनकी मर्जी है कि वो दोनों में से किस में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम भारत में शामिल हों तो वो हिंदुस्तान में शामिल होंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल हों तो वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। ये रियासतों की अपनी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया था। ठीक है, निर्धारित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। देशी रियासतों को दोनों में से किसी भी डोमिनियंस में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। अब सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनको बनाया गया था। और वहीं पे स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया और भारत के कौन बने? माउंटबेटन बने। सवाल देखो दोस्तों, यहाँ से दो तरह के पूछे जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ। हालांकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम बात पॉलिटिकल की कर रहे हैं तो इसमें करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पूछा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और दूसरा सवाल पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और दोस्तों यहीं से 14 अगस्त और 15 अगस्त को दो मुल्कों को आज़ादी मिली, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान शामिल था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आया था। बीच में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दिया, इसलिए हमने छोड़ दिया कि उसकी चर्चा हम लोग नेशनल मूवमेंट में करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी की प्रक्रिया में 35 के बाद ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी आया था, उसकी भी चर्चा करना चाहिए, लेकिन वो हम लोग नेशनल मूवमेंट में करेंगे। 1942 में पिट्स इंडिया
1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसकी भी चर्चा करना था। इसी बीच में हमारा बेबेल योजना आया था, इसकी भी चर्चा हम लोग नेशनल मूवमेंट में करेंगे। हम शिमला समझौता की भी बात करेंगे और तब हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसी के माध्यम से भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, संविधान लिखने की परंपरा की शुरुआत होती है और एक संवैधानिक संगठन की बात की जाती है 1946 के बाद कैबिनेट मिशन के माध्यम से। तो इसकी चर्चा दोस्तों हम लोग कहाँ करेंगे, जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे और वहाँ पे संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे, तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में पहली बार संविधान लिखने की प्रस्ताव आया और उसकी प्रक्रिया शुरू की गई। और बाकी जो हमने बताया, अगस्त प्रस्ताव हो या क्रिप्स मिशन हो या बेबेल योजना हो या शिमला समझौता हो या मुंबई में नाविकों की घटना हो, इसकी चर्चा हम लोग नेशनल मूवमेंट में करेंगे। सबका एक बेटा अलग अलग पार्ट होता है, मिक्स करने के बाद क्या होता है कि सब आपस में मिक्स होने के बाद कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है कि कहाँ का चीज़ कहाँ पर है। तो हमने आपको 3 वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भारत में कंपनी के संवैधानिक विकास की चर्चा की और यही संवैधानिक विकास हमारे लिए भी आगे चल करके काम आया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने अपने संविधान में उठा करके रख लिया। खास करके 1935 का जो संविधान था अंग्रेजों का, वहाँ से हमने लगभग 70% चीज़ें उठा करके अपने संविधान में रख लिया। इसी वजह से कई बार लोग कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक उधारू संविधान है, यानी उधार लिया गया संविधान है, जिसमें 70% चीज़ें तो हमने 35 से उठा कर रख लिया, बाकी जो बच गया वो दुनिया के विभिन्न देशों से पढ़ करके हमने उसको रखा, जिसको हम लोग भारत संविधान जब पढ़ेंगे तो उसमें स्रोत की चर्चा करेंगे कि सोर्सेज जो हमने कहाँ कहाँ से उठा करके रखा था। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग अगले टॉपिक में अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज हमने अपने इसमें 7 चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की, कि भारत में कैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।